अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पे कुछ क्वेश्चंस करा लेते हैं। पहले क्वेश्चन है, इफ tm mth term of an ap is 1 by n and nth term of an ap is 1 by n, then tmnth क्या होगा? Where tn denotes nth term of an ap। ठीक है ना? तो ये देखो, ये ap बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? टी एम एम एच टर्म 1/n दिया हुआ है। तो यहाँ से हम अगर फर्स्ट टर्म को a ले लें तो a प्लस m-1d, ये आपको 1/n दिया हुआ है। सिमिलरली tn दिया हुआ है 1/m, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a प्लस n-1d इक्वल टू 1/m। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व कर लूँ, माइनस माइनस से माइनस कर लूँ, तो ये m-1 माइनस n+1 d इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/n। तो ये 1 कटा, तो ये m-n d, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये nm और ये m-n। तो इसका मतलब हो गया d की वैल्यू मिल गई 1/mn। देयरफॉर इसको इसमें पुट कर देते हैं, a इक्वल टू 1/n माइनस m-1d में पुट कर देते हैं इसको। तो यहाँ से 1/n माइनस m-1d की वैल्यू पुट कर देते हैं n। तो यहाँ से भी आपको a की वैल्यू मिल रही है 1/mn। तो सॉल्व करके देखो, ये 1/mn मिल रही है। तो ठीक है, तो देयरफॉर क्या पूछा है इन्होंने? tmn पूछा है। तो tmn का फॉर्मूला होगा a प्लस mn-1d। इन सब की वैल्यूज अगर डाल दें, a की वैल्यू 1/mn और ये mn-1, d की वैल्यू भी mn, तो ये आपका आंसर 1 आ गया। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि इफ a1 a2 डॉट डॉट करके ये an+1 आर इन ap, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a1 a2 प्लस 1/a2 a3 टिल 1/an इंटू an+1। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है ना? तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो ये सबसे पहले तो ये है कि a2 माइनस a1 करो, चाहे a3 माइनस a2 करो, चाहे आप an+1 माइनस an करो, तो आपको d मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। तो देयरफॉर ये जो आपका क्वेश्चन है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a2 माइनस a1 अपॉन a1 a2 प्लस a3 माइनस a2 अपॉन a2 a3। इस तरह से आपका क्वेश्चन बना an+1 माइनस an अपॉन an इंटू an+1, ये हुआ। और सबके न्यूमरेटर में आपने d से मल्टीप्लाई किया है, तो उसको 1/d से यहाँ पर बैलेंस कर देते हैं। उसको अलग अलग करोगे आप, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाले जो टर्म्स हैं ये ऐसे बन जाएंगे। देखो, a2 से a2 कटे 1/a1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/a2, फिर यहाँ पर बचेगा 1/a2, यहाँ पर 1/a3। इस तरह से ये वाला बच जाएगा आपका 1/an, और ये बच जाएगा 1/an+1। देखो, बीच के सारे टर्म्स ऑपोजिट साइन के हैं, कट गए।
एक दूसरे से कट गए हो। तो ये आपका बचा 1/a1 माइनस 1/an+1 टर्म, और ये d 1/d से ये, ठीक है ना, इंटू 1/d ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है ना। इसे सॉल्व करेंगे अगर, तो ये a1 और ये an+1, और इधर हो जाएगा an+1 माइनस a1 इंटू 1/d। इसे सॉल्व करेंगे तो an+1 a+n+1 -1d, ये तो फर्स्ट टर्म मेरा a1 है, तो माइनस a1 an+1, और ये 1/d यहाँ पर है। तो देखो a1 से a1 कटा, 1 से 1 कटा, एंड d है, d से d कटा, तो ऊपर तो बचा तुम्हारा n और नीचे बचा a1 इंटू an+1। ये आपका आंसर आ गया, देखो इसका। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, जैसे ये है आपका, देखो ऐसा कुछ है कि इफ an is the nth term, an be the nth term of an EP, इफ जो A7 दे रहा है वो 15 दे रहा है, सेवंथ टर्म आपको 15 दे रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ D, कॉमन डिफरेंस, find the value of the common difference that will make A2 A7 A12, A2 A7 A12 ग्रेटेस्ट, ये आपका क्वेश्चन। मतलब डी की वो वैल्यू बतानी है जिससे कि ये जो प्रोडक्ट है A2 A7 A12 ये ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है ना। तो A7 तो है आपके पास, ठीक है ना, A7 के टर्म्स में ही हम A2 को लिख देते हैं। तो यहां पर अगर A7 अगर 15 है तो A2 आपका हो जाएगा 15 माइनस 5D, और A12 आपका हो जाएगा 15 प्लस 5D, ठीक है ना। A7 के हिसाब से हमने लिख लिया। तो यहाँ पर मैंने बोला है A2 इंटू A7 इंटू A12, तो ये वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 5D इंटू 15 इंटू 15 प्लस 5D। तो ये पूरा करके 15 तो बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है ना, और ये बन जाएगा आपका 15 माइनस, एक काम करो 5 और कॉमन निकाल लिया जाएगा, 5 और कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 3 माइनस डी, और ये 3 प्लस डी, ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें से 5 निकाला, इसमें से 5 निकाला, तो एक 5 और निकलेगा ऐसे। तो 15 375, और इसको लिख सकते हैं 9 माइनस डी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका जो प्रोडक्ट है ये बन गया A2 A7 A12, ये इतना बन गया। अब देखो ये D पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, तो D की क्या वैल्यू होनी चाहिए। नाउ ये वाला जो एक्सप्रेशन है, नाउ ऐसे नहीं होता, राइट हैंड साइड इज ग्रेटेस्ट इफ D इज इक्वल टू 0, बस देखो, तभी तो 375 इंटू 9 आ जाएगा। उस केस में आपका ये 375 इंटू 9 आएगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ 9 से माइनस हो जाएगा, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इतना, और वो D इक्वल टू 0 पे आ रहा है, ठीक है ना।
तो डी इक्वल टू 0 चाहिए इस पर। देखो एक ही क्वेश्चन देखते हैं। इफ ये कह रहा है सिग्मा ऑफ ए टू आर इक्वल टू, ये दे रहा है अल्फा, और आर की वैल्यू रन कर रही है 1 से 100 तक, और दूसरा दे रहा है कि सिग्मा ए टू आर माइनस वन, ये आपको बीटा दे रहा है, और यहाँ पर भी आपका अल्फा जो है 1 से 100 तक रन कर रहा है। ठीक है ना? देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। देन फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ठीक है ना? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये A2 प्लस A4 प्लस A6 ऐसे करके A200 ये आपको अल्फा दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ 2 1 2 के A1 प्लस A3 प्लस A5 टिल A199। ये ऐसा दिया हुआ है आपको बेसिकली। ठीक है ना? तो आपको पूछ रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो उसको अगर हम सॉल्व करें तो ये देखो, अल्फा आपको दे रखा है इतना, बीटा आपको दे रखा है इतना। ठीक है ना? तो एक काम करो, इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इसी वाले एक्सप्रेशन को मैं 1 ले लेता हूँ, इसको मैं 2 ले लेता हूँ। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सॉरी, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या बनेगा देखो, ये बनेगा देखो A2 माइनस A1 एक टर्म बन जाएगा, फिर अगला टर्म बनेगा A4 माइनस A3, ऐसे करके टर्म्स बनते चले जाएंगे। अगला बनेगा A200 माइनस A199, और यहाँ पर आपका बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है ना? तो यहाँ सिंपल सा हो गया, ये आपका अल्फा माइनस बीटा हो गया, और यहाँ पर देखो डी 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 कितने बार, 2 से 1 फिर 4। ठीक है ना? तो ये 100 बार आ जाएगा, ये सब डी तो देंगे, तो ये 100 डी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देखो डी की वैल्यू मिल गई, अल्फा माइनस बीटा बाई 100। यही तो चाहिए। ठीक है ना? एक क्वेश्चन ये देखते हैं। एक देयर आर टू एपीज, आपको दो एपीज दिए हुए हैं। एक एपी ये दिया हुआ है आपको 3 7 11, ऐसे करके आपके एपी हैं, और दूसरा ये दिया हुआ 1 6 11। ठीक है ना? ये तो इसमें क्वेश्चन ये दे रहा है कि, पहला क्वेश्चन तो ये दे रहा है कि फाइंड द 10th कॉमन टर्म। फाइंड द 10th कॉमन टर्म, और दूसरा फाइंड द सम ऑफ these 10 कॉमन टर्म्स, ऐसा कुछ है। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर आपके पास दो एपी दिए हुए हैं। एक एपी आपकी 3 से शुरू हो रही है, 7 आया, फिर 11 आया। ठीक है ना? 4 4 का गैप है, तो ये 15 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 23 आएगा, ऐसे करके चलता चला जाएगा। और ये 1 है, उसके बाद 6 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है। अब ये कितने कितने का गैप है, 5 5 का। तो 11 और 5 है 16,
16 और 5, ठीक है ना, कितना, 5 का गैप है ना, तो 21, 21 और 5, तो 26, 26 और 5, फिर 31, देखो ऐसे करके चलता चला जाएगा आगे, ठीक है ना। तो एक एक टर्म तो इसका ये 11 आपका, एक कॉमन ये रहा, देखो आपका 11 मिला है कॉमन, पहला टर्म तो आपको 11 मिला है दोनों में, ठीक है। और अगला क्या आएगा कॉमन, देखो, है ना, तो 23, अगर इसको थोड़े से एक दो टर्म में और लिख लो, 23 के बाद कितना, 27, और देखो अगला 31, तो दूसरा कॉमन टर्म देखो 31 आया है, ठीक है ना। तो देयरफॉर जो कॉमन टर्म्स बनेगा वो भी एक एपी में बनेंगे, एपी ऑफ कॉमन टर्म्स, तो 11 आया, अगला 31 आएगा, यानी 20 का गैप हो गया, अगला 51 आएगा फिर, ठीक है ना, फिर 20 का गैप, ठीक है ना, 71, ऐसे करके ईपी बनेगी कॉमन टर्म्स की। तो ये जो कॉमन टर्म्स हैं इसका आपको 10th टर्म निकालना है, देखो इसका जो 10th टर्म होगा तो ए प्लस 9 डी, 100, 180, 191 आपका 10th टर्म हो गया, ठीक है ना। अब ये S10 भी बोल रहे हैं, S10 तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ 10 टर्म्स, 10 नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, इसका फर्स्ट टर्म 11 है और 10th टर्म 191 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 10 इंटू 191 और 11 कितना हो गया, 2, है ना, 202, 202 बाई 2, तो ये 1010 इतना सम आ जाएगा इसका, ठीक है ना। तो कॉमन टर्म्स में ये देखो एक चीज याद है कि यहाँ पर नोट लिख लो, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है, इसका कॉमन डिफरेंस देखो कितना है, 4, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, तो जो कॉमन टर्म बनेगी ना उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हो जाएगा एलसीएम ऑफ 4 एंड 5, दैट इज 20, तो 20 कॉमन डिफरेंस जाएगा, डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग इसको। हम्म, ठीक है, अगला लिखिए। हम्म, देखो, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर पॉजिटिव, ऐसा कुछ दिया हुआ है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स, और एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि 9 × 25 ऐसा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 25, और ऐसे कुछ दिया है सी स्क्वायर -3ac, और इधर 15b, और ये हो गया 3a प्लस सी, ठीक है ना। देन कह रहा है कि ए बी सी किस में होंगे, देन ए बी सी आर इन, ठीक है ना। अब ऑप्शन जो उसमें ऑप्शंस दिए हैं कि ए बी सी आर ए पी में है या ए बी सी जी पी में है, या फिर ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मैं जो सही आंसर है वही प्रूव करवा देता हूँ, देन प्रूव ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है ना। ए ए बी सी नहीं है ए पी में बेसिकली, तो जो सही आंसर है ना उसी को ही प्रूव करवा देता हूँ मैं, सारे ऑप्शन लिखूंगा नहीं लिखूंगा मैं, और ये ऑप्शन है देन प्रूव दैट ए सी बी आर इन ए पी, ये प्रूव करना है, तो उसी वाले ऑप्शन को मैं प्रूव करवा देता हूँ क्वेश्चन में। देखिए ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें से मुझे ए बी सी में एक रिलेशन चाहिए, इसे पूरा का पूरा आप खोल दो इसको, 9 × 25 225 होगा, 225a² प्लस 9b² प्लस 25c², और 25 3 जा 75ac,
इसको इधर ले आओ, -15 3 जा 45 AB, और ये हो गया आपका 15BC इक्वल टू 0, ऐसा लिख लो इसको। ठीक है ना, और ये आपका बन जाएगा 15A का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3B का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 5C का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका 15 3 45, 15A, पहले ए और बी को लिख लेता हूँ, 15A इंटू 3B, दूसरा लिख लेता हूँ मैं 3B इंटू 5C, और तीसरा मैं ये लिख लेता हूँ 25 15 5 जा 15A और 5C इक्वल टू 0। देखो ये क्या बन गया मेरा, ये आइडिया, एक आइडेंटिटी बन गई ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0। ये आइडेंटिटी बन गई आपका। ठीक है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख लूंगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा लिख लूंगा इसको मैं। ठीक है ना, तो यहाँ से सीधे बन गया ये 15A माइनस 3B का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, 3B माइनस 5C का होल स्क्वायर प्लस 15A माइनस 5C का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब तीन पॉजिटिव नंबर का सम 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ से 15A और 3B इक्वल होगा, और यहाँ से 3B और 5C इक्वल होगा, और यहाँ से 5C और 15A इक्वल होगा। यानी कि इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो 15A इक्वल टू 3B इक्वल टू 5C होना चाहिए, तीनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से मैं अगर इनको ऐसे लिखूँ, रेशियो मैं इसको रेशियो में अगर कन्वर्ट कर दूँ, 15 15 3 15 से 15 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, 15 से डिवाइड कर दूँ सबको, तो ये A आ जाएगा, और ये आ जाएगा B/5, और ये आ जाएगा C/3। तो यानी कि अगर इसको मैं लेमडा रख दूँ, तो A की वैल्यू आ गई लेमडा, B की वैल्यू आ गई 5 लेमडा, और C की वैल्यू आ गई 3 लेमडा। ठीक है ना। हाँ, तो A C B, हाँ तो C बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि A C B आर इन AP, ये ऐसा बन गया देखो। ठीक है ना। अच्छा, एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, देखो जो ऐसे पूछे गए हैं कॉम्पिटिशन में। ठीक है, ये लीजिए अगला क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। ये कह रहा है कि हाँ, लिखते हैं कि इफ A1 A2 A3 till AN आर इन AP। ठीक है ना, एंड ये ऐसा कुछ कह रहा है, कुछ रिलेशन दे रहा है, ये कह रहा है कि 1/A1 इंटू AN प्लस 1/A2, और ये AN-1 ऐसे करके कुछ दे रहा है। ठीक है ना, और ऐसे करके ये फाइनली जा रहा है, क्लोज हो रहा है, वन ऊपर 1 होगा, 1/AN, फिर ये A1 इक्वल टू, ये लेमडा टाइम्स कह रहा है 1/A1 प्लस 1/A2, और ऐसे करके प्लस 1/AN। तो बस सिंपल कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, जो लेमडा होगा वो क्या होगा।
ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या होता है देखिए, ठीक है। अब यहां पर देखो, हमको ये पता है कि सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एंड, यानी कि a1 और an का सम वही होगा जो a2 और an-1 का, और a3 और an-2 का सम। हाँ, प्रोडक्ट नहीं, सम, मतलब इसको ठीक कर लो। सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एंड्स, ये प्रॉपर्टी थी हमारी। तो a2 और an-1, a3 और an-2, इन सब का सम इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इसी को ही मैं क्या करता हूँ, सब है ना, सब सब इक्वल है, तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा एक्सप्रेशन है, तो इसको ऐसा लिख देता हूँ, a1 प्लस an अपॉन a1 an, इसको इक्वल टू मैं थोड़ी देर के लिए के रख लेता हूँ, ठीक है, इन सबको इक्वल टू के रख लेता हूँ, और के की जगह पर सेकंड वाले में पुट कर देता हूँ, सबको मैं के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है। अगर के से मल्टीप्लाई करूंगा तो के से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है। के मतलब ये, हाँ, इन सबको। तो फर्स्ट वाले में के की जगह ये रख दिया, सेकंड वाले में के की जगह ये रख दूंगा, तो a2 प्लस an-1 बाई a2 an-1, इस तरह से मैंने हर एक टर्म पे ऐसे लगा दिया। लास्ट वाले में फिर ये हो जाएगा a1 प्लस an, a1 an, ये आपका हो गया एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड। इस वाले का लेफ्ट हैंड साइड को मैंने के से मल्टीप्लाई और के से डिवाइड कर दिया। और जब आप इसको अलग अलग करते हो, देखो क्या बनता है, ये a1 कटा तो ये क्या बना, a1 कटा तो 1 अपॉन an, और ये बच जाएगा 1 अपॉन an a1। देखो ये हो जाएगा a2 कटा तो 1 अपॉन an-1, और ये आपका बन गया 1 अपॉन a2। इस तरह से जब आप पूरा खोलोगे इसको, तो ये 1 अपॉन an हो जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन a1। देखो हर एक टर्म दो दो बार आ गया, 1 अपॉन a1 1 अपॉन a1 दो दो बार आ गया, ठीक है ना, ऐसे करके कुछ। तो ये आपका हो गया 1 अपॉन के, इसको अगर मैं लिखूं ऐसे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, हाँ, ये 2 टाइम्स हो जाएगा 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2, है ना, टिल 1 अपॉन an। ये राइट हैंड साइड आ रहा है, देखो, ठीक है ना। तो यानी कि राइट हैंड साइड आ गया, देखो, तो 2 बाई के आ गया ये, 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 टिल 1 अपॉन an, ऐसे आ गया। विच इम्प्लाइज, यहीं से आप देख सकते हो कि आपका जो लैम्डा है वो 2/k है, लैम्डा इक्वल टू 2/k। तो इसका मतलब k की वैल्यू डाल देते हैं, जो पूछा है ऑप्शन में वही डाल देते हैं, ठीक है ना। तो k की वैल्यू 2, k की वैल्यू में क्या क्या डाल सकते, जो जरूरत, a1 प्लस an डाल देता हूँ अगर ये ऑप्शन है तो, हाँ, क्या डाल दिया। ठीक है ना, ये देखो। तो अगला देखो, देखो ये जेई मेंस 2014 पे क्वेश्चन आया था कि इफ लॉग ऑफ 10 बेस पे 2, लॉग ऑफ 10 बेस पे ये 2 की पावर x माइनस 1, और लॉग ऑफ 10 बेस पे 2 की पावर x प्लस 3 आर 3 consecutive terms of an AP for हाउ many रियल वैल्यूज ऑफ x, ये पूछ रहा है। इंटीजर बनाने के लिए इसने बोल दिया कि हाउ many रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है ना। कितने रियल वैल्यूज के लिए, ऑप्शन है मोर देन 2, नो रियल वैल्यूज, एग्जैक्टली 1 रियल वैल्यूज, और एग्जैक्टली 2 रियल वैल्यूज, ऐसे करके क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अगर ये भाई एपी में है तो क्या होगा, जो बीच वाला टर्म होगा log ऑफ 10 2x माइनस 1,
वो पहले वाले टर्म और जो तीसरे वाले टर्म है उनका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। ये देखो, टू को इधर ले आएंगे हम, टू को इधर ले आएंगे, टू लॉग ऑफ 10 2x माइनस वन इक्वल टू, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं, लॉग ऑफ टू, टू इंटू 2x प्लस, लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है वो लगा दी मैंने, और यहाँ भी लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग ऑफ 10 ये 2x माइनस वन का होल स्क्वायर इधर इक्वल टू लॉग ऑफ टू, टू इंटू, ऐसे रख देते हैं ब्रैकेट में, 2x प्लस 3 ऐसे, और यहाँ से फाइनली ये बन जाएगा लॉग लॉग 2x माइनस वन का होल स्क्वायर, और इधर 2 इंटू 2x प्लस 6, ऐसे कुछ बन गया है, इसे खोल देते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 डॉट 2x इक्वल टू 2 डॉट 2x प्लस 6, क्वाड्रेटिक बन गई, देखो ये क्वाड्रेटिक बन गई 2x पे, तो 2x पे क्वाड्रेटिक बन गई है, ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 डॉट 2x, और इधर ये माइनस 5 इक्वल टू 0, ये फैक्टराइज हो गए, 2x माइनस 5 एक फैक्टर बन रहा है, और 2x प्लस 1 एक फैक्टर बन रहा है, 5 1 5 माइनस 5 ये रहा। तो यहाँ से 2 की पावर x इक्वल टू 5, और यहाँ से 2 की पावर x इक्वल टू माइनस वन, नॉट पॉसिबल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता। और यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 5 टू द बेस 2, एक ही वैल्यू आ जाएगी, जो इस वाले को भी सेटिस्फाई करती है, इस वाले को भी नेगेटिव नहीं होने देती, तो इसलिए डोमेन में भी आ रहा है उसके, ठीक है ना। तो सिंपल हम लॉग में हमने किए थे ऐसे कुछ, ठीक है ना। अगला देखिए, देखो, if three real numbers, if three real numbers a comma b comma c are in AP and उनका जो प्रोडक्ट है वो 4 है, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ b, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ b, ये है क्वेश्चन। देखिए, तो यानी कि अब ये आपका क्वाड्रेटिक पर चला जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ए बी सी आर इन ए पी है, तो एक रिलेशन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। रिलेशन जैसे जैसी जरूरत पड़ेगी ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए बी सी का जो प्रोडक्ट है वो 4 है, तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक काम करो ना, फर्स्ट ए को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, कोई ए को ले लेते हैं, सपोज हम बी माइनस डी ले लेते हैं ए को, और बी को हम बी ही रहने देते हैं, और सी को ले लेते हैं हम बी प्लस डी, ऐसे कुछ ले लेते हैं, तीनों टर्म यहाँ डाल देते हैं। ए को ले लिया मैंने बी माइनस डी, बी को मैंने बी रहने दिया, और सी को मैंने बी प्लस डी ले लिया, इक्वल टू 4, ये आ गया, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। देखो बी में, बी की क्वाड्रेटिक, ये बी तो 3 है तो क्यूबिक बन जाएगी एक्चुअली, तो ये ऐसा बी 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 बाहर रहने देते हैं, और इसको बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, इक्वल टू 4, ठीक है ना। अब यहां से इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहां से देखो, मुझे बी पे एक रिलेशन चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर आप नंबर सिस्टम यूज करना पड़ेगा। अब देखो ये जो बी है, बी इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हमेशा बी क्यूब से तो छोटा होगा, हमेशा बी क्यूब से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये बी क्यूब में से कुछ माइनस हो रहा है ना, है कि नहीं। यहाँ पर जो है ये बी क्यूब
माइनस बी डी स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली कुछ माइनस हो रहा है, तो इसलिए लेस देन बी क्यूब हो जाएगा। यहां पर देखो, अब देखो, अगर ये बी क्यूब से छोटा है लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि आपका जो बी क्यूब है वो 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब बी आपका बड़ा है 2 की पावर 1/3 से। बी आपका 2 की पावर 1/3 से बड़ा है, ठीक है ना? ये देखो ना, यहां से इसको यूज किया, ठीक है ना? हम्म हम्म देखो एक जे का क्वेश्चन और देखते हैं। ये कह रहा है इफ सम ऑफ फर्स्ट टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी दिया हुआ है, उसका टू एन टर्म्स है, 2,5,8, ये जो एपी है इसके टू एन टर्म्स का सम इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दूसरा एपी है, वह 57, 59 ऐसे करके, तो ये कह रहा है फाइंड एन, ठीक है ना? फाइंड एन, तो ये भी कोई इंटीजर टाइप का क्वेश्चन होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो सिंपल हो गया, टू एन टर्म्स, टू एन, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 2n/2, 2a प्लस 2n-1, एन की जगह 2n डालने हैं, और डी कितने हैं, 3, इक्वल टू सेकेंड वाली सीरीज में n/2 है, 257 प्लस n-1, और यहाँ डी कितने हैं, 57, 59, 2 है, ये आपका वैल्यू है। एन से एन कटा, 2 से 2 कटा, बाकी सब खोलोगे आप, ठीक है ना? बाकी सब खोलोगे तो ये n बचेगा यहाँ पर, यहाँ 4-3 1, 6n, 6n प्लस 1 बचेगा यहाँ पर, है ना? और इधर बच जाएगा आपका n इंटू 2 कॉमन लेके काट देते हैं, 56, n+56, ऐसे कुछ बच रहे हैं। इसे सॉल्व, n से n कटेंगे, 0 आएगा, तो यहाँ से सीधे 6n का स्क्वायर है तो 5n का स्क्वायर माइनस 55n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, तो n इक्वल टू 11×5 = 55, 11 आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना? n कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो 55 आपका आंसर हो गया। सिंपल बेस्ट सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन देखिए और है, ये कह रहे हैं कि लेट Sn denotes sum of n terms of an AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, और ये कह रहा है कि ठीक है, लेकिन जो एस सम ऑफ 2n टर्म्स होगा वो इक्वल है 3 टाइम्स n टर्म्स के, देन फाइंड द रेशियो S3n/Sn, सम ऑफ 3n/Sn। ये भी एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ये भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना? ऊपर कुछ दिया हुआ है उन्होंने, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, है ना, डायरेक्ट में
इस वाले जो S2n है, इस वाले जो गिवन रिलेशन है, इस गिवन रिलेशंस में फॉर्मूले पुट कर देता हूँ। तो ये तो सीधे ऊपर वाला जैसा क्वेश्चन बन गया, 2n/2 ए ले लेते हैं फर्स्ट टर्म, और ये हो जाएगा 2n-1 और डी डाल देते हैं। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हो गया 3 डॉट नंबर ऑफ टर्म्स n/2 हो गया, और यहाँ पर ये हो गया 2a प्लस, लेकिन यहाँ n-1 और d हो जाएगा। इसे पूरा कैंसिल करो, कैंसिल करो, 2 से 2 कटा, 2n पूरा खोलने के बाद आपको ये 2n n कट जाएगा, और आपको ऐसा मिलेगा 2a इक्वल टू n+1, n a और d में ये रिलेशन मिल जाएगा, इसको 1 बना के छोड़ दो। ठीक है ना। अब आपसे पूछा क्या है, S3n बाई Sn, बस सीधे फॉर्मूले में पुट कर दो, 3n/2 2a प्लस 3n-1 d, ये न्यूमरेटर में हो गया, और ये n/2 2a प्लस यहाँ पर n-1 d, जो कट रहा है यहीं कट गया, 2 से 2 कटा, n से n कटा, ऊपर 3 बचा, और 2a की जगह पर n+1 d डाल देते हैं। ठीक है ना, ऊपर 3 बचा, और 2a की जगह पर डाल दिया मैंने n+1 d, तो n+1, और ये हो गया 3n-1, और कॉमन पे d निकाल देते हैं बाहर, और यहाँ पर तो खाली 2a की जगह पर n+1, और ये n-1, और ये d से d कैंसिल, कौन से 4n, और नीचे 2n, 1 से 1 कटा, और 12 और 2 6, तो 6:1 का रेशियो आ गया, आंसर आपका 6 आ गया। ठीक है, आसान है। एक और देखो कि इफ, ये देखो A1 A2 टिल AN आर इन AP, और यहाँ पर क्या कह रहा है, ये A1 है, फिर A5 है, फिर A10 है, और इस तरह से A1 A5 A10 A15 और A20। ठीक है ना, 1 5 10 15 20 और 24, अगला टर्म से 24 दिया है, ये इक्वल टू कह रहा है 225, तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल 24, ये कह रहा है। ठीक है ना, तो एक रिलेशन गिवन है, उस रिलेशन से A और D में रिलेशन निकालेंगे, और बस। तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 24 20, अच्छा देखो ये क्या है, इसमें देखो ये क्या है कि A1 को और A24 को एक साथ रखो, A5 और A20 को एक साथ रखो, और A10 और A15 को एक साथ रखो, तो ये 225, मतलब सम ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एंड। 25, अगर 25 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म और 24, फर्स्ट टर्म और 24, फिफ्थ टर्म और 20th टर्म का रिलेशन सेम होगा। अगर मैं 24 टर्म की सीरीज मान लूं, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, सेकंड नहीं है, फिफ्थ टर्म और फिफ्थ लास्ट टर्म, देखो ये वाला, तो ये सब इक्वल होते हैं, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एंड्स इक्वल होते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, तीनों इक्वल होंगे तो 3 टाइम्स A1 प्लस A24 लिख देते हैं, इक्वल टू 225। ये देखो कितना आसान हो गया, यहाँ से A1 प्लस A24 निकल आया डायरेक्ट 225, 7 10 21 75। अब देयरफॉर, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, पता है S24 बोलने निकाला है, निकालने को बोल रहा है, यानी कि 24/2 फर्स्ट टर्म प्लस 24th टर्म। देखो A1 प्लस 24 की वैल्यू 74, तो 12 इंटू 75, ये आपका आ गया सीधे 900 आंसर आ गया।
ठीक है ना। जबरदस्त। वैसे डायरेक्ट भी हो सकता था अगर आप सीधे वैल्यूज पुट करते तब भी। ठीक है ना। हम्म। अच्छा एक ये है देखो, ये कह रहा है कि कंसीडर एन एपी, तो उसका जो सम है, लेट एस एन डिनोट द सम ऑफ इट्स एन टर्म। अब ये क्या कह रहा है कि इफ एस ऑफ के एक्स अपॉन एस ऑफ एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एपी है, हाँ, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं। लेट एस एन विद द सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है ना। क्या पूछ रहा है? देन एस एन की वैल्यू क्या होगी, कह रहा है फाइंड करनी है। ये ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो मैं अगर सीधे फॉर्मूले पे डाल दूं उसको, हाँ, एस के एक्स, एस के एक्स और एस एक्स, नीचे एस एक्स दिया हुआ है, और सीधे फॉर्मूले पे अगर डाल दूं मैं के एक्स बाई टू, टू ए प्लस के एक्स माइनस वन डी, सीधे मैंने ऊपर फॉर्मूले पे डाला और नीचे भी सेम फॉर्मूला, यानी एक्स बाई टू, टू ए प्लस एक्स माइनस वन डी। अब यहाँ पर लॉजिक आ जाता है, टू से टू कट, एक्स से एक्स कटा, बाहर बचा के। ठीक है ना। और ऊपर बचा ऐसे, के को तो रख देते हैं, बाहर ही रख देते हैं कॉमन निकाल के। ठीक है ना, के तो बाहर ही है, तो भाई तो टू ए माइनस डी, टू ए माइनस डी अलग कर देते हैं और के एक्स डी को अलग कर देते हैं। ये ये आपका न्यूमरेटर में हो गया, सेम डिनोमिनेटर में भी कर देते हैं। तो टू ए माइनस डी और ये एक्स डी। अब ये कह रहा है भैया ये एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। एक्स, अब देखो, एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए तो क्या होगा, अब लॉजिक लगाइए, देखिए उन पर। देखो ये जो टू ए माइनस डी अपॉन टू ए माइनस डी, अगर ये जीरो हो जाएगा तो के एक्स डी और एक्स डी बचेगा, तो फिर एक्स और एक्स कट जाएगा ना। लॉजिक ये है कि नाउ इफ टू ए माइनस डी इक्वल टू जीरो, देन होगा क्या, आपका ये के बचेगा और ऊपर वाले में बचेगा के एक्स डी और नीचे वाले में बचेगा एक्स डी। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाएगा आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा के स्क्वायर। से देखो डी से डी भी कट जाएगा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। एस के एक्स अपॉन ये आपका के स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कब आया, ये कब आएगा, जब टू ए इक्वल टू डी होगा, है ना। ये इफ, ये ध्यान रखना है, ये कंडीशन जरूरी है। अब इसने पूछा है कि बताओ एस एन की वैल्यू क्या हो, इस सिचुएशन में एस एन की वैल्यू क्या होगी। एस एन की वैल्यू टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसे जब आप खोलते हो तो एन बाई टू, ये हो गया टू ए माइनस डी प्लस एन डी, और ये टू ए माइनस डी यहाँ ऊपर से, ये देखो ये वाली कंडीशन से जीरो हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर हो गया एन स्क्वायर डी बाई टू। इस सिचुएशन पे देन एस एल की वैल्यू ये हो गया।
ठीक है ना। ये कुछ एपी के क्वेश्चन हैं, एक दो और देख लेते हैं। हाँ। देखो एक ये क्वेश्चन है, इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ n terms of two APs is 3n plus 7 upon 7n plus 15. Find the ratio of their 12th term. Find the ratio of their 12th term. ये है क्वेश्चन, देखिए। ठीक है ना, तो सीधे सॉल्यूशन लिखा जाए इसका। देखो हम सीधे क्या करते हैं, ये दिया हुआ है इन्होंने इन्होंने दिया हुआ है एस एन बाई एस एन डैश, दो डिफरेंट एपी हैं, और ये दिया हुआ है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन बी। ठीक है ना, और जो एस एन डैश हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स एन बाई टू ही है। हाँ भाई, क्योंकि डिफरेंट एपी है तो टू ए डैश प्लस एन माइनस वन डी डैश हो जाएगा। और ये आपको दिया हुआ है 3n+7 अपॉन 7n+15, ऐसे दिया हुआ है। n/2 कटा, यहां से ये बचा 2a प्लस n-1d, और यहां से बचा 2a डैश प्लस n-1d डैश। राइट हैंड साइड पे 3n+7 और ये 7n+15। ठीक है ना, इसको मैं ऐसा ले सकता हूं, देखो ए इधर टू कॉमन लेता हूं, n-1/2d, यहां से भी टू कॉमन ले लेता हूं, तो a डैश प्लस n-1 टू डी डैश। राइट हैंड साइड पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3n+7 अपॉन 7n+15। ठीक है ना। नाउ यहां पर आप जरा गौर करेंगे, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए a12 बाई a डैश 12, यानी कि a+11d चाहिए मुझे, और यहां चाहिए मुझे a डैश प्लस 11d डैश चाहिए। अब जो मुझे मिला है और जो मुझे चाहिए, उसमें देखो केवल 11 का फर्क है, n-1/2d। तो हम क्या करेंगे, लेट, अगर मैं n-1/2 की जगह पर 11 पुट कर दूं, ठीक है ना, तो मुझे वही मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। तो यहाँ n की वैल्यू बाई 23 पुट करना पड़ेगा। तो देयर फोर आपका लेफ्ट हैंड साइड बन गया a+11d, और ये बन जाएगा a डैश प्लस 11d डैश। लेफ्ट हैंड साइड वही बन गया जो हमें चाहिए, तो राइट हैंड साइड भी अकॉर्डिंगली, तो 3 × 23 + 7, 7 इंटू एन की जगह 23 + 15, ये आपका 3 3 9, 60, 69, 69 और 7, ये 76 ऊपर आ जाएगा, और 23 3 जा, तो 3 7 जा 21। ठीक है, 7 21 2, 161 + 15, तो आपका 76 ऊपर और नीचे 5 और 1 6, 6 और 1 7, 176 ये आ गया। चाहो तो इसको छोटा कर लो, ठीक है ना, चाहे रहने दो, चलो ये छोटे का काम है, कैलकुलेट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको सिंप्लीफाई आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके। हम्म
ठीक है, एक दो अरिथमेटिक मीन के बेसिक क्वेश्चंस पे करा देते हैं। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन है कि जैसे बोला है इसमें, इंसर्ट 5 numbers between 1 and 31 so that the resulting sequence is an AP। ऐसे कुछ दिया है, सिंपल। ठीक है ना, तो क्या करना है इसमें, आपके पास एक 1 है, फिर उसके बाद आपने 5 नंबर इंसर्ट करने हैं, A1, A2, A3, A4, A5, और फिर जाके आपको 31 मिलेगा। ठीक है ना, 5, 5, 6, 7, है ना, ऐसे करके। तो बस, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एपी बन रही है आपकी, द रिजल्टिंग एपी जो आपकी बनी है वो कितने टर्म हो गए, 5 यहाँ, 6, 7, 7 टर्म्स, 7 टर्म्स की एक एपी बन गई। तो जो 31 है आपका, वो 7th टर्म हो गया आपका। तो 7th टर्म का फॉर्मूला होता है A+6D, ऐसा, है ना। तो यहां से 30 = 6D, तो आपकी D की वैल्यू आ गई 5। तो देयरफॉर आपका जो A1 होगा वो 1+5 होगा, यानी कि 6। A2 जो होगा वो 6+5 होगा, यानी कि 11। जो आपका A3 होगा वो 11+5 होगा, यानी कि 16। आपका जो 4th टर्म होगा वो 16+5 होगा, यानी कि 21। और जो आपका 5th टर्म होगा वो 21+5 होगा, यानी कि 26। और बाकी आपको ऐसे आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये हम्म अच्छा, एक क्वेश्चन जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है देखो। ठीक है, इसके बाद ये यूपी के क्वेश्चन, let all terms of an arithmetic progression are natural numbers। ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, है। अब आगे देखिए, ये कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि S7 अपॉन S11, 7 टर्म का सम, और 11 टर्म्स का सम जो है वो 6:11 है, ऐसा। एंड एंड ये जो 7th टर्म आपको मिलेगा, इट लाइज बिटवीन 130 एंड 140। 130 और 140 के बीच में लाई करता है आपका 7th टर्म। तो बोलता है फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये आपके एक जेई एडवांस का क्वेश्चन था, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। देखिए कंडीशंस हैं बहुत सारी। तो पहले तो ये है कि सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, और दो पर्टिकुलर सम्स जैसे S7 और S11 का रेशियो आपको गिवन है। तो ठीक है, तो जो गिवन है वहीं से शुरू करेंगे।
तो जैसे S7 और S11 आपको गिवन है 6/11, तो इसी का फॉर्मूला लगा देते हैं, 7/2 अब 2a प्लस 7 - 1 6d, और यहाँ 11/2 और 2a प्लस 10d इक्वल टू 6/11। ठीक है ना, जो कटेगा, 2 से 2 कटा, 11 से 11 कटा, 7 यहाँ बचा, 2 यहाँ बचा है, 11 से 11 कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर 7 बचा और यहाँ पर 6 बचा। तो 7 2 जा 14a प्लस 7 6 जा 42d इक्वल टू 6 2 जा 12a प्लस 10 6 जा 60d, ऐसा कोई रिलेशन बना। तो 14 12 2a इक्वल टू 42 20 18d, तो ये a की वैल्यू आपको मिल गई 9d, a की वैल्यू ये मिल गई आपको, देखो ठीक है ना, यहां से a और d में एक रिलेशन आ गया। अब जो सेकंड वाला जो कंडीशन दे रखी है इसमें, उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कह रहा है जो सेवंथ टर्म है आपका, वो 130 से 140 के बीच में कुछ होनी चाहिए। तो ये A7 का मतलब हो गया a प्लस 6d, यानी कि 130 से 140 के बीच में लाई कराना है इसको। ठीक है ना, अब देखो a और d में रिलेशन आप निकाल चुके हो, a की जगह 9d डाल देते हैं, या d की जगह पर डाल दो, या a की जगह डाल दो, आपकी मर्जी। तो मैं क्या करता हूँ, a की जगह 9d डाल देता हूँ है ऊपर से, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। तो देयरफॉर a की जगह मैंने 9d डाला, तो 9d प्लस 6d जो है 130 और 140 के बीच में लाई करना चाहिए। 9 6 15 15d, अब 130 और 140 के बीच में लाई करना चाहिए, और गिवन क्या है, d इज नेचुरल, क्योंकि नेचुरल नंबर्स की सीरीज है तो कॉमन डिफरेंस भी नेचुरल ही होना चाहिए। ये गिवन है d नेचुरल है। तो अब आपको बताओ, एक 130 और 140 के बीच में 15 के टेबल में केवल एक ही नंबर आता है, ठीक है ना, 135 है। तो d, तो आपका जो 15d होगा वो इन दोनों के बीच में केवल एक ही आता है, 135। तो d की वैल्यू आपकी 9 आ गई। डी, बस यही चाहिए था, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, एक मेंस का क्वेश्चन है, देखिए बस इसको करके खत्म करते हैं इसको। A man saves 200 in each of the first 3 months of his service. A man saves rupees 200 in each of the first 3 months of his service. ठीक है ना, and in subsequent month his saving increased by 40 more than the saving in the immediate previous month. His savings increases, इस लाइन को अच्छी तरह से लिख लेना, सेविंग इंक्रीजेस बाय ₹40 more than the savings in immediate previous month.
मंथ, ठीक है ना। नाउ हिज टोटल सेविंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सर्विस will be rupees 11040 आफ्टर, ऑप्शंस दिए हुए हैं, आफ्टर 18 मंथ, 19 मंथ, 20 मंथ या 21 मंथ। तो मैं सीधे देता हूं आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स, ठीक है ना। मैं इसको इस फॉर्म में दे देता हूं, ठीक है ना। अब देखो, अब ये देखो इसने किस तरह से सेविंग करी। उसने किया 200 प्लस 200 प्लस 200, उसके बाद इसने इंक्रीज करना शुरू कर दिया। चौथे मंथ पे 240, उसके बाद फिर 40 मोर देन, फिर 280, फिर उसके बाद ये ऐसे करके बढ़ाते चला गया। और यहाँ पर हम एन मंथ कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये सारा का सारा पैसा जमा हो गया इतना, 11040, इतना पैसा उसने जमा कर लिया। अब देखो ये एपी फर्स्ट थ्री टर्म्स, पहले दो टर्म्स को अगर हम हटा दें तो ये इन दो टर्म्स को आप हटा दो, 400 प्लस यहां से एपी बननी शुरू हो रही है, देखो 200, 240, 280 टिल, अब ये एन मंथ नहीं, n-2 मंथ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 मंथ को मैंने एपी से हटा दिया, ठीक है ना, 400, और ये जाके बना है 11040, ऐसे कुछ। अब 400 को वहां से हटा देते हैं, ठीक है ना। तो 400 हटा देंगे, चलो 400 प्लस नंबर ऑफ n-2, नंबर ऑफ मंथ n-2/2, फॉर्मूला लगा देते हैं 2a प्लस नंबर ऑफ मंथ n-2 -1, और d आपका 40 हो गया। इसको इक्वल टू कर दिया 11040, ऐसे, ठीक है ना। तो यहां से n-2, ये जो है ना 2 से 2 कॉमन लेके काट देते हैं, n-3, और ये ऊपर 40, 200, ठीक है ना, 400, ठीक है। बाकी फिर ये बाहर आ जाएगा, 4 भी बाहर आ जाएगा, 4 से 4 भी बाहर आ जाते हैं। तो ये n-2 यहाँ रखते हैं और n+7 यहाँ रखते हैं, 400 को उधर ले जाते हैं और फिर 4 से डिवाइड भी कर देते हैं, है ना। 200 नहीं, 4 से क्यों, तो ये सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा, 532। ये क्वेश्चन ऐसे बन गई। खोलेंगे इसको तो n² प्लस 5n माइनस 546 इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो n की एक वैल्यू आ रही है -26, ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। और दूसरी वैल्यू आ रही है n इक्वल टू 21, ये पॉसिबल हो गया। देयरफॉर आपका आंसर 21 मंथ हो गया, ठीक है ना। तो ये कुछ एपी है। अगला वीडियो जीपी पे डालूंगा, जीपी की प्रॉपर्टीज, जीपी इंट्रोड्यूस करके उसकी प्रॉपर्टीज और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इसके इस पे इतना है।